गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटे, दोनों को बेटे। अनिल को गुड आफ्टरनून, अब्दुल को सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सिर्फ दो और ही सब लोग आए बेटे अभी? ठीक? जी दो सर। बहुत है। देख लेते हैं, दो सफिशिएंट। ऐसे करोगे तो अरे हेलो, गुड आफ्टरनून बेटे सबको मेरा। चलो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन बेटे मैंने और छांटा है, इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, ब्रोंकियल अस्थमा। So today's topic is bronchial asthma. Bronchial asthma इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है, चांसेस सर हैं। ये पढ़ा चुके हैं आप? मेरे को पता है, लेकिन फिर मैंने जानबूझ के लिया है। बहुत इम्पोर्टेंट है, चांसेस को रट लेना।
So bronchial asthma, it is a chronic inflammatory disease. It is a chronic inflammatory disease of the airways, characterized by an increased responsiveness of the tracheobronchial tree, to a variety of stimuli. It is manifested as paroxysm, PAROXYSMS. So it is manifested as paroxysm of dyspnea, cough, and wheezing, resulting from narrowing of the airways by a combination of muscle spasm, mucosal edema, and viscid bronchial secretion. The airflow limitation is generally reversible. The airflow limitation is generally reversible spontaneously or with treatment. Then classification of bronchial asthma. जितने क्वेश्चन को इस वक्त मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये देखो 16 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो कृपा करके इन सब को अच्छी तरीके से तैयार करना। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। Bronchial asthma can be classified into two broad groups. ब्रोंकियल अस्थमा, हाँ एक चीज और बता दें देखो बेटे, मेरे को जो मेडिसिन में दे रखा है वो सिर्फ जनरल मेडिसिन दे रखा है। पीडियाट्रिक्स का क्या स्थिति है बेटे, कोई लेक्चर ले रहा है आप लोगों का? नहीं। हेलो जी मैम। पीडियाट्रिक्स में किसी ने लेक्चर दिया अभी तक? नहीं। उसमें देखो जितने 5 साल में आए हो क्वेश्चंस उसको देखना बेटे, वैक्सीनेशन देखना, जो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट मैं देखूंगा, चेक करूंगा मैं। एक क्वेश्चन तो देखो पीडियाट्रिक्स में आता ही है, और इसमें एक तो जनरल मेडिसिन हो गई, पीडियाट्रिक्स हो गई, और इसमें क्या ऐड है? साइकेट्री। उसमें भी शॉर्ट नोट्स एक आध आता है, तो वो भी 5 साल के अपने पुराने पेपर्स में देखो बेटे आप लोग। So bronchial asthma can be classified into two broad groups. One is early onset asthma. इन लोगों को भी लेक्चर लेना चाहिए था बेटे, कुछ तो बताना चाहिए था ना। साइकेट्री की होती है क्लास है? साइकेट्री की होती है। अच्छा ठीक है बेटे, गुड बेटे।
और पीडियाट्रिक्स की बेटे? उसकी नहीं होती है। हाँ ठीक है बेटे, पीडियाट्रिक्स में देखो देख लूंगा मैं। Bronchial asthma can be classified into two broad groups. One is early onset asthma. Early onset asthma, इसमें तीन तरीके का होता है, एटॉपिक, ATOPIC एटॉपिक, दूसरा एलर्जिक भी कह सकते हैं, और तीसरा एक्सट्रिंसिक। तो अर्ली ऑनसेट अस्थमा में एटॉपिक, एलर्जिक एंड एक्सट्रिंसिक। दूसरा आता है लेट ऑनसेट अस्थमा, इसमें एटॉपिक की जगह नॉन एटॉपिक, एलर्जिक की जगह इडियोसिंक्रेटिक और एक्सट्रिंसिक की जगह इंट्रिंसिक। एटॉपिक की जगह नॉन एटॉपिक, एलर्जिक की जगह इडियोसिंक्रेटिक और एक्सट्रिंसिक की जगह इंट्रिंसिक। देन फीचर्स। फीचर्स, अर्ली ऑनसेट अस्थमा। अर्ली ऑनसेट अस्थमा, इसको दो ग्रुप में जैसा भी हमने डिवाइड किया था, अर्ली ऑनसेट अस्थमा और दूसरी तरफ लिख लीजिए लेट ऑनसेट अस्थमा। तो अर्ली ऑनसेट अस्थमा में फीचर्स क्या क्या होते हैं, यानी एटॉपिक में अर्ली एज ऑफ ऑनसेट, अर्ली एज ऑफ ऑनसेट। सेकेंड, atopic individuals, atopic individuals. Third, external allergens have a strong role. External allergens have a strong role. Fourth, positive personal and or family history of allergic disease. Positive personal and or family history of allergic disease like rhinitis, urticaria, and eczema. Next, early onset asthma में increased level of IgE in the serum. Increased level of IgE in the serum. Next is positive skin hypersensitivity test. Positive skin hypersensitivity test. And last is positive response to provocation test. Provocation, PROVOCATION. So positive response to provocation test. अब आ जाता है लेट ऑनसेट अस्थमा, दैट इज नॉन एटोपिक। इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, लेट एज ऑफ ऑनसेट, लेट एज ऑफ onset, second, non-atopic individuals, third, external allergens have no role, fourth, negative personal and or family history of allergic disease, negative personal and or family history of allergic disease. Next, normal level of IgE in the serum, normal level of IgE in the serum. Next, negative skin hypersensitivity test, negative
negative skin, hypersensitivity test, and last is negative response to provocation test. Negative response to provocation test. Now, etiopathogenesis. Etiopathogenesis. Pathogenesis of asthma involve two major factors. Pathogenesis of asthma involves two major factors. अभी दो मेजर फैक्टर क्या हैं? फर्स्ट, ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, और दूसरा है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन विद इन द ब्रोंकियल वॉल. Inflammatory reaction within the bronchial wall. So pathogenesis of asthma involves two major factors. ये दो मेजर फैक्टर कौन से हैं? पहला कौन सा है? ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, और दूसरा है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन विद इन द ब्रोंकियल वॉल. Next, write down role of allergens. Role of allergens. The allergens responsible for asthma. The allergens responsible for asthma enter in the body through various routes. The allergens responsible for asthma enters in the body through various routes. पहला कौन सा रूट है? इंस्पायर्ड एयर. इंस्पायर्ड एयर. अब इंस्पायर्ड एयर में क्या क्या हो सकता है? हाउस डस्ट. हाउस डस्ट ये सबसे कॉमन कॉज है बेटे ब्रोंकियल अस्थमा का. जिनके ये एलर्जिक डिजीज हो और खांसी आने लगे या सांस फूलने लगे, तो ऐसे लोगों को डस्ट से हमेशा बचना चाहिए. घर में सफाई हो रही है तो अपना ये तो मास्क लगाएं उस समय, और वहां से हट जाए तो ज्यादा अच्छा है. सो इंस्पायर्ड एयर में हाउस डस्ट, पोलन ग्रेन्स, feather, F-E-A-T-H-E-R, feather, animal dander, D-A-N-D-A-R, animal dander, and fungal spores, etc. And fungal spores, etc. Second, तो एक तो हो गया इनहेल्ड एयर, हो गया इंस्पायर्ड एयर, और दूसरा क्या है? इंजेक्शन. खाने पीने में इंजेक्शन. इसमें क्या क्या हो सकते हैं? एलर्जेंस इन फिश, एलर्जेंस इन फिश, एग, मिल्क, ईस्ट एंड व्हीट. व्हीट यानी किन्हीं को गेहूं से एलर्जी होती है. सो इंजेक्शन में एलर्जेंस इन फिश, एग, मिल्क, ईस्ट एंड व्हीट. Previous exposure to these allergens will have stimulated the formation of IgE. Previous exposure to these allergens will have stimulated the formation of IgE. Hence, subsequent exposure
to these specific allergens. Hence, subsequent exposure to these specific allergens will result in an anaphylactic antigen antibody reaction in the bronchi. So subsequent exposure to these specific allergen will result in an anaphylactic antigen antibody reaction in the bronchi. This causes the release of pharmacologically active substance from the cells, in the bronchial wall, which produce bronchial constriction and inflammatory reaction leading to symptoms. So this is about the role of allergens. Then is pathogenesis. Pathogenesis. पहला पॉइंट इसमें लिखिए. It involves a number of cells. Mediators. It involves a number of cells, mediators, nerve and vascular leakage, the airway inflammation. The airway inflammation is a chronic inflammation. The airway inflammation is a chronic inflammation caused by CD, capital C, capital D, 4, CD4 plus cells, which leads to IgE synthesis, through the production of interleukin 4, short forms का क्या है? IL4 and eosinophilic inflammation through IL5. Second point. Mast cells are increased in both respiratory epithelium. Mast cells are increased in both respiratory epithelium and surface secretion of asthmatic. These cells can generate and release
A powerful mediator, a powerful mediator acting on smooth muscles, acting on smooth muscles and blood vessels, acting on smooth muscles and blood vessels. These mediators include histamine. These mediators include histamine, 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 फिर लिखो prostaglandin D2, prostaglandin D2, short form इसका है PGD2, and leukotriene C4, leukotriene C4, short form LTC4, which causes the immediate asthmatic reaction. Next point. Eosinophil release LTC4 and basic protein such as major basic protein eosinophilic cationic protein and peroxidase that are toxic to epithelial cells. Next point. Macrophages play a role in the initial uptake and presentation of allergens to lymphatics. Macrophages play a role in the initial uptake and presentation of allergens to lymphocytes. They release prostaglandin thromboxane, thromboxane, LTC4, LTB4 and platelet activating factor Next, lymphocyte release IL-3, IL-4 and IL-9. Lymphocyte release IL-3, IL-4 and IL-9 which activate the mast cells.
They also release IL-3, IL-5. They also release IL-3, IL-5, and other factors which activate eosinophils secretion of IL-4 help in switching of antibody production. Secretion of IL-4 help in switching of antibody production by B cells to IgE type. Next, all these mediators leads to inflammation. All these mediators leads to inflammation, edema, hypertrophy of mucus producing gland, and bronchial constriction. फिर समझिए, all these mediators leads to inflammation, edema, hypertrophy of mucus secreting and mucus producing glands, and bronchial constriction. Then write down cells involved in the release of mediators. Cells involved in the release of mediators. इसमें दो तरीके के होते हैं, एक इम्पोर्टेंट होते हैं और दूसरा लेस इम्पोर्टेंट होते हैं. तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं in the release of mediators? First, mast cell, MAST, mast cell. दूसरा, macrophages, MACROPHAGES, macrophages. Third, eosinophils, and fourth is lymphocytes. So mast cell, macrophages, eosinophils and lymphocyte, ये important cells involved हैं किसमें? तो release mediators. Less important cells कौन से हैं? Less important cells are neutrophils, platelets and epithelial cells. Neutrophils, platelets and epithelial cells. अब मेडिएटर्स कौन कौन से होते हैं? मेडिएटर्स ऑफ ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस एंड इन्फ्लेमेशन. अब इनके नाम लिख लीजिए. मेडिएटर्स ऑफ ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस एंड इन्फ्लेमेशन. कौन कौन सा है मेडिएटर? इंपॉर्टेंट मेडिएटर्स कौन कौन से हैं? राइट डाउन. हिस्टामिन, HISTAMIN, हिस्टामिन. दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन. इसमें कई सारे हैं, लिख लीजिए. PGD2, कैपिटल P, कैपिटल G, कैपिटल D2.
PGD2, then PGF2, PGF2 alpha, and PGE2, PGE2। फिर सुन लीजिए, प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लैंडिन में कौन कौन से, PGD2, PGF2 alpha and PGE2। Next, thromboxane, thrombox, THROMBOXANE, thromboxane। Next, leukotrienes, leuco, LEUCO, leukotrienes। अब ल्यूकोट्राइन्स कौन कौन से हैं, LT, ल्यूकोट्राइन को क्या सिंबल है, LT, LTB4, LTB4, दूसरा है LTC4, LTC4, तीसरा है LTD4, LTD4 एंड LTE4। फिर सुन लीजिए, LTB4, LTC4, LTD4 and LTE4। Next, platelet activating factor, short form PAF, platelet activating factor। Next, bradykinin, bradykinin। Next, adenosine, 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 adenosine। Next, substance P, substance dash capital P। Next, oxygen radicals, oxygen radicals। Next, complement fragments, complement, COMPLEMENT, complement fragments, FRAGMENTS, complement fragments। And last is serotonin, serotonin, TONIN, serotonin। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अस्थमा में, ट्राइगरिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिससे ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक बढ़ जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है। ट्राइगरिंग, TRIGGERING, ट्राइगरिंग फैक्टर, ट्राइगरिंग फैक्टर ऑफ अस्थमा। अब इसमें कौन कौन से हैं, फर्स्ट exercise, second hyperventilation, third cold air, fourth tobacco smoke, fifth dust and acrid fumes, fumes मैंने धुआं, acrid, ACRID, acrid fumes। Next, respiratory viral infections। Next, emotional stress, and last is aspirin and beta blockers। So what are the triggering factors of asthma? Exercise, इसको कह सकते हैं exercise induced asthma। दूसरा हो गया hyperventilation, third cold air, ठंडी हवा, cold air, fourth tobacco smoking। Next, dust and acrid fumes। Next, respiratory viral infections। Next, emotional stress,
emotional stress, and last is aspirin and beta blockers. So these are the triggering factors of asthma. Next is clinical features. पानी पी के आया. So regarding clinical features of bronchial asthma. Clinical features are first in episodic asthma. Episodic 3 ग्रुप में डिवाइड किया है इसको. episodic 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 asthma. दूसरा है सीवर एक्यूट एस्थमा. सीवर एक्यूट एस्थमा इसका दूसरा नाम है स्टेटस एस्थमेटिकस. स्टेटस शोल्डर नोट्स आ जाता है कभी कभी. स्टेटस एस्थमेटिकस कोशिश करना शाम तक इसका
व्हाट इज स्टेटस एस्टिमेटिकस, थोड़ा सा इस पे शॉर्ट नोट से आ सकता है, तो कुछ इसके विषय में आप मेरे को लिख के भेजना। और मेन इसका ट्रीटमेंट पहले होता क्या है और स्टेटस एस्टिमेटिकस में ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो सीवर एक्यूट एस्टमा, दूसरा नाम है स्टेटस एस्टिमेटिकस, एंड थर्ड इज chronic asthma. So first, episodic asthma. It occurs as episodes. It occurs as episodes with asymptomatic intervening period. It occurs as episodes. It occurs as episodes with asymptomatic intervening periods. Second point इसी में है, characterized by paroxysm, PAROX by SMS. So characterized by paroxysm of wheeze, wheeze की spelling है WHEEZE, wheeze, and dyspnea with relatively sudden onset, with relatively sudden onset. Third, episodes may be spontaneous in onset. Episodes may be spontaneous in onset or triggered by allergens, exercise, or viral infection. Next, attack may be mild. Or severe. Attack may be mild or severe and may last for hours, days, or even weeks. So this is about the episodic asthma. Second is severe acute asthma. ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ मैं, status asthmaticus. Severe acute asthma या status asthmaticus. It is a condition in which severe airway obstruction and asthmatic symptoms. It is a condition in which severe airway obstruction and asthmatic symptoms persist हेलो सर।
So, severe acute asthma or status asthmaticus. It is a condition in which severe airway obstruction and asthmatic symptoms persist despite the initial administration of standard acute asthma therapy. यानी इसमें क्या होता है, एक साधारण ट्रीटमेंट जो दिया जाता है एस्थमा में, वो देने के बाद भी अगर पेशेंट रिकवर नहीं होता है तो हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, स्टेटस एस्थमेटिकस। फिर सुन लीजिए। सो इट इज अ कंडीशन इन विच सीवर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड asthmatic symptoms persist despite the initial administration of standard acute asthma therapy. इसमें सांस बहुत ज्यादा फूलता है, सीवर डिस्निया and unproductive cough. Severe dyspnea and unproductive cough. Next, patients adopt an upright position. Patient adopts an upright position, fixing the shoulder girdle to assist the accessory muscles of respiration. Next, physical signs include sweating, central cyanosis, tachycardia, and pulsus paradoxus. Physical signs include sweating, central cyanosis, tachycardia, and pulsus paradoxus. शॉर्ट नोट्स कभी कभी इस पे भी आ जाता है, साइनोसिस में। साइनोसिस भी थोड़ा सा देख लेना। सो फिर समझ लीजिए स्टेटस एस्थमेटिकस। इट इज अ कंडीशन इन विच सीवर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन and asthmatic symptom persist despite the initial administration of standard acute asthma therapy. सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, सीवर डिस्निया एंड अनप्रोडक्टिव कफ। खूब सांस फूलता है और खांसी कैसी होती है, अनप्रोडक्टिव, यानी कफ उसमें नहीं गिरता। थर्ड, पेशेंट एडॉप्ट्स एन अपराइट पोजीशन, फिक्सिंग द शोल्डर गर्डल to assist the accessory muscle of respiration. And last feature is physical signs include sweating, central cyanosis, tachycardia. Tachycardia means increased heart rate and pulsus paradoxus. Next is chronic asthma. अभी chronic asthma क्या चीज होती है? Symptoms are usually chronic. Symptoms are usually chronic. Symptoms like chest tightness, wheeze, wheeze, and breathlessness occur on exertion. Next point, episodes of spontaneous cough, and wheeze occur during the night.
Episodes of spontaneous cough and wheeze occur during the night. Next, repeated attack of severe acute asthma are common. Repeated attacks of severe acute asthma are common. And last feature is chronic cough with mucoid sputum. Chronic cough with mucoid sputum Then write down physical signs in the chest. ऐसे पेशेंट के चेस्ट में क्या फिजिकल साइंस दिखाई पड़ते हैं? सो फिजिकल साइंस इन द चेस्ट. Physical signs in the chest. During an attack of asthma, the signs are क्या signs हैं? Respiratory rate is increased. क्या हो गया? क्या ये क्या? मेडिसिन दिया मनु को दवा दी कोई? So physical signs in the chest during an attack of asthma, the signs are, पहला sign क्या है? Respiratory rate is increased with the use of accessory muscles of respiration. Second, hyper-resonant percussion note over the lungs. Hyper-resonant. Resonance कैसे देखते हैं? मैंने आपको बता रखा है. तो लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर, फिर बता देता हूँ मैं. दो रिब्स के बीच में रखते हैं मिडल फिंगर, और राइट हैंड की मिडल फिंगर इसके मिडल फेलिंग्स पे ऐसे से टैप करते हैं. देखो रेजोनेंस साउंड सुनाई दे रही है. इसको क्या कहते हैं? परकशन. Hyper resonant percussion note over the lungs. Hyper resonant percussion note note over the lungs. Next, breath sounds are vesicular. Breath sounds are vesicular in character with prolonged respiration. Breath sounds कैसी होती है? Vesicular होती है. Vesicular. V-E-S-I-C-U-L-A-R. Vesicular in character with prolonged respiration. Next, numerous high-pitched expiratory and inspiratory rhonchi are audible. Rhonchi, R-H-O-N-C-H-I. Rhonchi are audible. तो बेटे आज इसको मैं यहीं खत्म करता हूँ. थैंक यू बेटे. गॉड ब्लेस यू बेटे. खुश रहो. कल लेक्चर सुबह है आपका, तो कल फिर 11 बजे ले लेंगे बेटे. 11 से 12. हाँ ओके. हाँ ओके बेटे. बाय बेटे. गॉड ब्लेस यू बेटे. खुश रहो बेटे. बाय.